अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है लाहौर रिजोल्यूशन 1940। लाहौर रिजोल्यूशन में क्या हुआ था और लाहौर रिजोल्यूशन के पहले क्या हुआ था, ये लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं लाहौर रिजोल्यूशन क्या था, उसमें क्या क्या पॉइंट थी, क्या कानून बनेगा, मुल्क कैसे चलेगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, वो सब इस लेक्चर में देखते हैं। सीएसएस आसान है बहुत, टू द पॉइंट पढ़ें और क्विकली पढ़ें। मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ वो टॉपिक टू द पॉइंट और सिलेबस से रिलेटेड है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी कोई नहीं। पाकिस्तान अफेयर पर बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं, कोई भी सारे नहीं पढ़ सकता। इसके लिए टू द पॉइंट और सिलेबस से कनेक्टेड टॉपिक्स उठाएं और मैंने वो ही टॉपिक्स उठाए हैं जो कि सिलेबस से रिलेटेड हैं। ठीक है, अभी सारा पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी लाहौर रेजोल्यूशन तक हम पहुँचे हैं। अभी पाकिस्तान आज़ाद होने में बाकी 10 टॉपिक्स और होंगे, उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग। देखें, लाहौर रेजोल्यूशन आल्सो नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन was adopted on March 23, 1940 at the annual session of the All India Muslim League। अब मुस्लिम लीग पार्टी है, उसका एक इजलास हुआ, मतलब कि एक लोग बैठकर बात कर रहे थे, एक इजलास किया समझ लें। तो सालाना हर एक उनकी एक पार्टी, एक इजलास, एक जलसा जुलूस होता था। तो उसमें ये लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, तो अडॉप्टेड, इसने अडॉप्ट किया, अपनाया, क्या एक सेशन किया इन लाहौर के अंदर। तो इसको इसके लिए लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अभी भी हम ये 30 मार्च को डे मनाते हैं पाकिस्तान में। तो ये भी एमसीक्यूज है, स्क्रीन टेस्ट में आ सकता है। तो देखें, ब्रिटिश इंडिया उस वक्त ब्रिटिश की हुकूमत थी इंडिया के अंदर, तो इसके लिए ब्रिटिश इंडिया इसको बोल सकते हैं हम। सब कंटिनेंट बर सगीर, ब्रिटिश इंडिया, इंडिया, हिंदुस्तान और नाउ पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान आज़ाद हो गया है, इसके लिए अभी पाकिस्तान वो बन गए हैं इलाके, और इंडिया इलाके बन गया है, अभी ब्रिटिश नहीं है। द रेजोल्यूशन वाज द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स, ये एक ज़मीन की निशानदेही है, हिस्ट्री के एक किस्म का निशान है। क्या रेजोल्यूशन जो ये पास हुआ था। डॉक्यूमेंट डेट आउटलाइन एंड विजन द ऑब्जेक्ट ऑफ मुस्लिम लीग, ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि जिनकी आउटलाइंस बनाई गई, पॉइंटें लिखी गई, ये कानून होगा, ये चीज़ें होगी इसके अंदर, ये काम करेंगे हम, ये नहीं, ये से विजन था, एक फ्यूचर के लिए एक नज़रिया था, एक ख्याल था, एक देख रहे थे कि एक बनाया डॉक्यूमेंट्स जिसकी वजह से आगे कैसे चलना है। ठीक है, इस इजलास में लाहौर रेजोल्यूशन में ये चीज़ें बातें हो रही थी। ठीक है, बातें स्टोरी याद करनी है, याद करने के बाद आपको अप्लाई करनी है, फिर आप, कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती जितनी दूसरे लोग बताते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मकसद क्या थे मुस्लिम लीग के, जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब लीडर थे, जिसको आगे लेके चल रहे थे। तो ये जो इंट्रोडक्शन में लफ्ज़ लिखे होते हैं ना, आउटलाइंस, ऑब्जेक्टिव, लैंडमार्क्स, ये देखकर, इंट्रोडक्शन देखकर लोग वापस चले जाते हैं कि यार ये मुश्किल है, बस समझ में नहीं आया। लेकिन असल में ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, अभी नीचे लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इस जो भी ये इवेंट होता है, मूवमेंट होता है ना, उसका मकसद क्या था, क्यों बना था और किस चीज़ के लिए बना था। इसके लिए ये वर्ड्स इंट्रोडक्शन में, आप इंट्रोडक्शन को थोड़ा पढ़ें एक बार, फिर आगे टॉपिक को सारा पढ़ें, शुरू से लेके आखिर तक आप टॉपिक को पढ़ेंगे ना, एक बार, दो बार, 3 बार मेहनत करके किसी भी एक टॉपिक को शुरू से लेके आखिर तक पढ़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन में जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, वो नीचे डिस्कस किए हुए हैं, उनकी मीनिंग की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि नीचे वो लफ्ज़ एक्सप्लेन हुए होते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है, नीचे इसके मकसद लिखे होंगे। ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, फिर लिखा होगा कि इसका मकसद क्या था, मकसद था पाकिस्तान हासिल करना, ये वो चीज़ बहुत। अब देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मुस्लिम लीग जिसको जिना लीड करा था, इसका मकसद क्या था, फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट। इसका मकसद ये था कि बनाना अलग
सेपरेट होमलैंड का मतलब है अलग एक वतन, मुल्क बनाना, घर बनाना, जैसा कि पाकिस्तान बन गया बाद में। फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाने की बात हो रही है सब कंटिनेंट में, इंडिया में उस वक्त, ठीक है। तो लाहौर रेजोल्यूशन में ये चीज़ें थी, ये बातें थी, याद करें, जहन खोल कर सुना करें कि बातें क्या हो रही है। वो बातें इजी वर्ड्स में अपने लफ्ज़ों में लिखें, एक एक वर्ड दिख कर के जो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे एग्ज़ाम में। यही चीज़ें हैं जो मैं बोलता जा रहा हूँ, जो लिखी हुई है, यही आप आसान वर्ड में लिखें। आसान, सीएसएस में कोई मुश्किल वर्ड्स क्या झगड़ा नहीं होता। वो कहते हैं हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसका कितने भी आसान इजी वर्ड हो, बस आपकी ग्रामर अच्छी हो, वो आप वहाँ पर लिखें, हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं। हेयर आर द की पॉइंट्स ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन। अभी देखो लिखा हुआ है कि मेन, की का मतलब होता है मेन। मैं इस चैनल का मकसद ये है कि जो मुश्किल वर्ड्स और जो मुश्किल चीज़ें होती हैं उनको आसान करके शेयर करूं आपके साथ। तो की पॉइंट्स मतलब कि मेन पॉइंट्स, मेन वो चीज़ें जो लाहौर रेजोल्यूशन में की गई थी, बातें, कानून बनाए गए थे, ये करें हमारे लिए, आपके लिए हम ये करेंगे, इस तरह से बातें होती है, स्टोरी होती है, याद करनी। तो मेन पॉइंट इसमें पहली आती है सेपरेट होमलैंड। अब सेपरेट होमलैंड के बारे में नीचे लिखा हुआ है, देखो ऊपर हमने बात की, तो वो मैं बताता हूँ। अभी सेपरेट होमलैंड इंट्रोडक्शन में ऐसे ही वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है, उनको नीचे एक्सप्लेन करना होता है, फिर आपका अच्छा खासा है एक नॉलेज बन जाता है, सब कुछ इंट्रोडक्शन लिखा होता है, ठीक है। सेपरेट होमलैंड पहली पॉइंट, मेन पॉइंट, सेपरेट होमलैंड की डिमांड की। दूसरे नंबर पर जियोग्राफिकली, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर पॉइंट कितनी थी ये बताओ। जियोग्राफिकल एरियाज के बारे में बात की, और सोवरेन स्टेट्स की बात की, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की। पाकिस्तान मुल्क बन रहा है, उन मुल्क में क्या क्या कानून होगा, कैसा कानून होगा, ये बातें हो रही हैं लॉ और रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और कैसे होगी, क्या क्या उन चीज़ों में करना होगा, ये सब डिस्कस करते हैं। 7वें नंबर पर है इस्लामी प्रिंसिपल्स, मतलब इस्लामी उसूलों पर ज़िंदगी गुजारी जाएगी नए होमलैंड में, नए वतन में, नए पाकिस्तान में। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और लाहौर रेजोल्यूशन का दूसरा ये भी मकसद था कि मुसलमान अपने आज़ादी के लिए क्या कर रहे थे, स्ट्रगल करते। अभी इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लाहौर रेजोल्यूशन में पहली मेन पॉइंट ये थी, सेपरेट होमलैंड की डिमांड की थी मुसलमानों ने। लाहौर रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया सब कंटिनेंट वेयर दे कुड लिव इन अकॉर्डेंस विद देयर कल्चर, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पायरेशन। मतलब कि मुसलमानों को एक अलग घर, अलग वतन, अलग होमलैंड चाहिए सब कंटिनेंट में, जहाँ पर वो गुजार सकें अपनी लाइफ, अपने कल्चर के जो रस्में होती हैं, मुसलमानों के जो तरीके हैं, उनके रोज़े, नमाज, उनका कल्चर, तो वो अपने उस कल्चर के मुताबिक, और इस्लामिक जो इकोनॉमी है, किस तरह से हमें इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है, पैसों का सिस्टम, तो उसमें किस तरह से हमें रहा जाए, उस इस्लाम के मुताबिक रहा जाए, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्पायरेशन थी कि किस तरह से हमारी सियासत वो चलेगी। तो ठीक है, ये चीज़ें थी पहली। हर चीज़ हमारी अपनी होगी, हमारा मुल्क होगा, हमारा कल्चर होगा, हमारी इकानमी हम खुद रन करेंगे, पॉलिटिकल सियासी तौर पर हुक्मरान हम खुद होंगे। लाहौर रेजोल्यूशन में ये बात हो रही है कि सारा कुछ मुसलमानों का होगा सेपरेट होमलैंड में, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट, जियोग्राफिकल एरियाज। द रेजोल्यूशन आइडेंटिफाइड एरियाज विथ मुस्लिम माइनॉरिटीज इन नॉर्दर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एज द बेसिस फॉर द न्यू होमलैंड। अब ये नॉर्थ पार्ट कौन सा है, जहाँ पर अभी
पंजाब है, ठीक है। और दूसरी तरफ ईस्टर्न पार्ट्स कौन सा है, जहाँ पर ये है, जहाँ पर अभी बंगाल है, ठीक है। तो ये इन इलाकों में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। मतलब इन इलाकों में उस दौर में जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, इन इन इलाकों में इन जगह पे जहाँ पर आज सिंध है, पंजाब है, बंगाल है, आसाम है, जो इलाके हैं, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा था, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और जो कौमें मौजूद हैं उनमें, चाहे वो हिंदू हो या कोई और, उनसे ज़्यादा आबादी वहाँ पर मुसलमानों की है। इसकी वजह से नॉर्थ वेस्टर्न में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, ईस्टर्न में भी। तो इसकी वजह से ये पार्ट बुनियाद बनेगी नए होमलैंड की, नवा वतन, इन इलाकों को आज़ाद किया जाए और पाकिस्तान बनाया जाए, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल बात की गई कहाँ कहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है और उनको आज़ाद स्टेट बनाया जाएगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये लाहौर रेजोल्यूशन में बातें हो रही थी, बैठकर बातें कर रहे थे। जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब लोगों ने, तकरीबन 52 पार्टीज ने बैठकर बात की थी। मैं वो लेक्चर दे चुका हूँ, देख सकते हैं आप। कैसे सारी हिस्ट्री देखेंगे, एक एक लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चलता आ रहा है। सॉवरेन स्टेट्स, द रेजोल्यूशन proposed the creation of sovereign state in these areas with full autonomy and independence। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोवरेन का मतलब होता है एक किस्म का खुद मुख्तियारी, एक किस्म की हमारी अपनी हुकूमत हो, हम इसको खुद रन करेंगे, खुद चलाएंगे, सब कुछ हमारा अपना होगा, मुसलमानों का होगा, हुक्मरान भी मुसलमान होंगे, नीचे आबादी भी मुसलमानों की होगी, और इस तरह से। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है फुल ऑटोनॉमी, मतलब कि खुद मुख्तियारी, पूरा पावर हमें चाहिए, हम अपने मुल्क को खुद चलाएंगे, सब कुछ कानून भी हम बनाएंगे, चलाएंगे भी हम, किसी का हाथ नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फुल आज़ादी, फुल ऑटोनॉमी, फुल इख्तियार हो हमारा हमारे ऊपर और फुल आज़ादी हो हमें। तो सॉवरेन का मतलब होता है आलायत, बालादस्ती हमारी होगी, ठीक है। सॉवरेंटी ऑफ अलमाइटी अल्लाह, जैसे कि बादशाहत अल्लाह ताला की है। इस्लामिक लेक्चर में दूंगा सीएसएस के, उसमें कुरान की आयत में लिखा होता है सॉवरेन ऑफ अलमाइटी अल्लाह, अल्लाह पाक की क्या बादशाहत। तो यहाँ पर बादशाहत स्टेट होगी हमारी खुद की, मुसलमानों की, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब कि आबादी ज़्यादा किसकी है, मुसलमानों की, इन इलाकों में जो हम बात कर चुके। तो जो माइनॉरिटीज़, मतलब कि थोड़ी तादाद में हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, उनको हक दिया जाएगा, उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, उनकी हिफाजत की जाएगी, उनको भी हकूक़ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वो कम में तादाद में तो उनको जॉब ना दे, उन पर जुल्म करें, उनके साथ ज़्यादती करें, नहीं, ऐसा नहीं। ये कायदे में बोल रहा था कि माइनॉरिटी जो अक्सरियत है उनकी हिफाजत की जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी थी, मुसलमान माइनॉरिटी थी। तो वहाँ पर मुसलमानों के हकूक़ मुसलमानों को मिलने चाहिए। इसके लिए ये बात लाहौर रेजोल्यूशन में कायदे ने की थी कि वहाँ पर हमारे मुसलमान तादाद में बहुत कम है, तो हिंदू उन पर जुल्म ना करें। इसके लिए माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि अक्सरियत है, जो कि तादाद में बहुत कम लोग हैं। रेजोल्यूशन गारंटीड प्रोटेक्शन एंड राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज इन द प्रोपोज्ड होमलैंड, ठीक है। तो ये गारंटी दी गई, उनकी हिफाजत की जाएगी, उनको हकूक़ मिलेंगे। राइट्स का मतलब है हकूक़, प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि हिफाजत फॉर माइनॉरिटीज़ की इन द प्रोपोज्ड होमलैंड, जो हमने ये
तजवीज़ की है, हमने ये रिफॉर्म्स किया है, हमने ये बनाया है, हम सलाहियत जो ये चल रही है, तो अलग होमलैंड की उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। अलग अलग सूबे बनेंगे तो माइनॉरिटीज़ की हिफाजत की जाएगी, उनकी हक़ों की, हर चीज़ की। जैसे आज पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, उनको हर चीज़ मिल रही है, CSS में अप्लाई भी कर सकते हैं, ऑफिसर भी बन सकते हैं हिंदू, उनको राइट्स मिल रहे हैं, अपने खुश हैं, कोई उनको तंग नहीं करता, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसके लिए ही ये बातें हो रही थी, बाद में तकलीफ़ ना हो इन लोगों को। तो 5वें नंबर पर ये बात थी फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर ये था कि द रिजोल्यूशन सजेस्टेड अस फेडरल स्ट्रक्चर फॉर द न्यू होमलैंड। आम में न्यू वतन बनाना है, न्यू मुल्क बनाना है, और उसमें गवर्नमेंट की जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वो फेडरल होगा। फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए सारे मुल्क में कानून चलेगा। एक फेडरल हुकूमत होगी जो कि सारे सूबों को और सारे मुल्क को वहाँ से रन किया जाएगा। फेडरल स्ट्रक्चर वाली गवर्नमेंट बननी चाहिए। फेडरल का मतलब है फेडरल, और स्ट्रक्चर का मतलब है एक बनी हुई चीज़, एक किस्म का एक खाका बना हुआ जिसपे फेडरल सिस्टम होगा, नीचे उसमें कानून बनेगा जो वो आगे सूबों में जाएगा और सारे मुल्क को मतलब कि फेडरल रन करेगी। ठीक है, एक किस्म की सेंट्रल फेडरल। तो आज पाकिस्तान क्या है, फेडरल सिस्टम है। तो ये बात लाहौर रेजोल्यूशन में की गई थी और हासिल भी की गई। तो अभी पाकिस्तान और इंडिया में फेडरल सिस्टम है, दोनों में। द रेजोल्यूशन सजेस्टेड फेडरल स्ट्रक्चर फॉर द न्यू होमलैंड, और इस रेजोल्यूशन के ज़रिए ये सजेस्ट की गई कि एक फेडरल सिस्टम होगा न्यू होमलैंड में, जो कि आज़ाद वतन बनेगा ना, उसमें क्या होगा, फेडरल सिस्टम होगा विथ पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंस। और जो जो पावर होंगे, जो जो इख्तियार होंगे, उनको डिवाइड किया जाएगा सेंटर और सूबों में। मतलब कि सूबों को अपना फंड और अपना पैसा, हर चीज़ उनको देंगे। उनके मिनिस्टर होंगे सूबे के, सिंध सूबे के, पंजाब सूबे के, तो वो अपने सूबे को खुद रन करेंगे, उनको इतना इख्तियार दिया जाएगा। ठीक है, तो पावर्स का मतलब है ना, पावर्स डिवाइडेशन हो रही है। सेंटर को कुछ हद तक पावर होगा कि सेंटर उनको कौन सी चीज़ें देगी, पावर कौन कौन से देंगे कि आप ये कर सकते हो। सेंटर से बिना पूछे सूबों में ये काम हो सकता है, और ये कुछ ऐसे काम होंगे जो कि सेंटर की इजाज़त के बिना सूबों में नहीं हो सकते। ठीक है, तो जैसे अभी पीपल्स पार्टी सिंध में है तो वो उनकी चलती है, तो पंजाब में अगर नून लीग की है तो वो उनकी चलती है। अगर फेडरल सिस्टम से कोई प्राइम मिनिस्टर फेडरल सेंटर से है, ठीक है, तो वो अगर कोई कानून इम्पोज करेगा तो वो सारे सूबों पे इम्पोज होगा। अगर वो एक सूबे के लिए कोई कानून बनाएगा तो वो एक सूबे के लिए ही कानून होगा, और वो सूबे वाले उसको पावर उनको है कि अपने इस सूबे में ये कानून लागू करे या ना करे। ठीक है, तो इस तरह से ये कानून होते हैं, ऐसे ही ये मतलब के बातें हैं। स्टोरी याद करें, आसान है, बहुत ईजी। 6 नंबर पर आता है लाहौर रेजोल्यूशन में क्या बातें की गई थी। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की थी। द लाहौर रेजोल्यूशन एम्फसाइज द नीड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस इन द न्यू होमलैंड। और यहाँ पर ये बातें की गई कि समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उन सब लोगों को, इंसानों को इंसाफ मिलेगा हर चीज़ का। ठीक है, और इस बात पर जोर भी दिया गया था लाहौर रेजोल्यूशन में कि ये इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक की जो तरक्की की जाएगी, ये मिल बांट कर अच्छी तरीके से मुल्क को रन करना है। और तरक्की करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पैसों के मामले में अगर आप सेटिंग करेंगे तो आप तरक्की करेंगे। अगर आप करप्शन
या कुछ ऐसी दूसरी उस वक्त करप्शन की बात नहीं थी, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब करप्शन नहीं, वो कुछ मुसलमानों के लिए करना चाहते थे। इसके लिए उसने ये सारी मेहनत की और उसने टू द पॉइंट बात की, और लाहौर रेजोल्यूशन में ये इकोनॉमिक के ज़रूरतें जो भी है उनके बारे में ज़ोर दिया, और सोशल जस्टिस, समाज के लोगों पर इंसाफ किया जाएगा। जो न्यू होमलैंड बनेगी, पाकिस्तान बनेगा, जो नवा वतन बनेगा, उसमें ये चीज़ें होंगी। ठीक है, इकोनॉमिक का भी बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि एक घर है, घर में इकोनॉमिक है, कैसे फादर है जो एक घर चलाने वाला है, उसके हाथ में एक किस्म की इकोनॉमी है। ठीक है, तो वो घर में कितना खर्चा देता है, बच्चों की फीसें, सारा वो जो खर्चा होता है, जो खर्च होता है, जो कि वो कमाता है, उन सबको मिला के कैसे घर को मैनेज करता है, और सेविंग भी करता है। सेविंग करता है तो फ़ायदा होता है और घर को भी चलाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए फाइनेंस को, पैसों को, ताकि सूबे और कंट्री जो न्यू बनेगी उसमें तरक्की हो। ठीक है, तो ये बात इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है। वैसे सबसे बड़ा सब्जेक्ट और मुश्किल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। इसमें इतनी बातें हैं, इतनी चीज़ें हैं, इतनी वर्ड्स लफ्स है कि बहुत बड़ा मुश्किल है डिफ़ाइन करना। फिर भी मैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, और अभी जो चल रहा है दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम वो अलग है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो चीज़ें होती हैं जो कि बाहर के मुल्क से हम ख़रीद करते हैं और उनको सेल करते हैं। उनसे जो कमाई होती है उससे फिर हम अपने मुल्क में तरक्की करते हैं। गवर्नमेंट उस पैसों को यूज़ करती है। ठीक है, बहुत सी बातें हैं, ऐसे बन जाएगा एक 3,000 का, 4,000 का, फिर भी इकोनॉमिक पूरी नहीं होगी। तो आगे चलते हैं 7वें नंबर पर, इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अभी जो झगड़ा चलता आ रहा है, मुसलमान और हिंदू अलग है, टू नेशन थ्योरी भी हमने डिस्कस कर ली, जो भी एक हमने एक्ट डिस्कस कर लिए, उन सब में हम बात करते आ रहे हैं कि इस्लाम, हिंदू, मुसलमान अलग हैं। तो आखिर ये यहाँ तक लाहौर रेजोल्यूशन में ये बातें की गई कि अगर हमारा न्यू वतन बनेगा, न्यू होमलैंड बनेगा ना, वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स, मतलब कि इस्लाम के असूलों पर वो चलेगा। ठीक है, इस्लामिक कंट्री बनेगी एक पाकिस्तान। ठीक है, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, जो भी लोग थे वो कह रहे थे मुसलमानों के लिए अलग वतन चाहिए, अलग घर चाहिए, अलग अकेले रहे। मुसलमानों का एक अलग वतन हो, मुसलमान एक अलग कौम है, एक अलग उनकी पहचान है, एक उनकी अलग आइडेंटिटी है, उनका अपना कल्चर है, उनका अपना लिटरेचर है, उनका अपना आर्ट है, और उनकी अपनी सिविलाइजेशन है। ये सारी बातें, लफ्ज़, ये वर्ड, ये कुछ भी नहीं होते, बस ऐसे याद करने होते, ऐसी चीज़ें होती है, याद करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यही आप लिख लें, बस आपका काम हो गया। उर्दू में लिखें, फिर ये लफ्ज़ लिखें कि ये चीज़ें हैं इसमें अंदर। ठीक है, तो इस्लामिक प्रिंसिपल पर मुल्क चलेगा और असूलों पर चलेगा, उन इस्लामिक मुताबिक हम अपने मुल्क को चलाएंगे। द रेजोल्यूशन स्टेटेड, ये जो रेजोल्यूशन था ना, इस पर यह बयान किया गया डेट द न्यू होमलैंड वुड बी बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़। जो इस्लाम की कीमत है, कीमती है इस्लाम बहुत हमारे लिए। ठीक है, इस्लाम के असूलों, कायदों पर, इस्लाम के तरीके पर हर चीज़ जो भी होगी मुल्क के अंदर, वो इस्लाम के कानून के मुताबिक होगी। कोर्ट है, कोर्ट में भी फेडरल सिस्टम है, नेशनल असेंबली है, कानून बनाने वाली है, कानून बनाने वाली जो बॉडी है, कौन सी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये जो बॉडी है कानून बनाने की, इसमें भी आइन हम बनाएंगे किसका, अपने मुल्क का। उस आइन में सारा कुछ इस्लाम के मुताबिक होगा। ठीक है, इस्लाम के ख़िलाफ़, जैसे कि वेस्टर्न में जो है ना, वो उनका इस्लामिक सिस्टम नहीं है, तो उनका बहुत ही एक, हमारे यहाँ पर पर्दा सिस्टम है, ये इस्लामी तरीके हैं ना सारे। तो इस तरह से आप समझ लें इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें अलग हैं सबसे, दूसरे मज़हब वाले लोगों से। इस्लाम एक अलग दीन है हमारा, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। ठीक है,
तो इस्लामिक लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक वहाँ पर आता है, इस्लाम इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, तो वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ समझें कि यहाँ पर ये कायदे बात कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको तालीम थी, वो पढ़ा हुआ था, इस्लाम हर चीज़ उनको पढ़ी हुई थी। वो अल्लामा इकबाल ने भी कुरान पाक पढ़ा हुआ था, इस्लाम को डीपली गहराई से समझा था, तो वो इस तरह से मुल्क को बनाना चाहता था मुसलमानों के लिए अलग। ये इन लोगों के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। आगे चलते हैं 8वें नंबर पर, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। द रेजोल्यूशन reaffirmed the Muslim League's commitment to struggle for the freedom and independence from the British colonial। अब यहाँ पर ये जो सारी स्ट्रगल हम टॉपिक्स डिस्कस करते आ रहे हैं, साइमन कमीशन से लेके खिलाफत मूवमेंट से लेके वार ऑफ इंडिपेंडेंस 57 से लेकर जो भी ये 1857 से लेकर जो भी ये हम इवेंट सारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर पढ़े हैं, ठीक है। ये सारी मुसलमानों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना था, मुसलमानों के अलग वतन की बात थी, झगड़ा था जो चल रहा था। तो ये सारी लाहौर रेजोल्यूशन में बात की गई कि ये स्ट्रगल है, मेहनत है, जिद्दोजहद है आज़ादी हासिल करने के लिए। लाहौर रेजोल्यूशन में ये भी कहा गया, द रेजोल्यूशन रीअफर्म्ड द मुस्लिम लीग कमिटमेंट टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये मुस्लिम लीग भी फिर से मजबूत बनाया मुस्लिम लीग को, जो मुस्लिम लीग कमिटमेंट कर रही थी कि हमें आज़ादी के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आज़ादी चाहते हैं, ठीक है। एंड ब्रिटिश जो कॉलोनियल है, जहाँ ब्रिटिश ने जो जहाँ पर हमारे मुल्क पर आके कब्ज़ा किया है, उनसे हमें आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। ये इसके लिए हम स्ट्रगल और मेहनत कर रहे हैं, जो कि हम सालों से इनकी पॉलिसीज़ और इनके जुल्म से तंग आ चुके हैं। अभी हमें आज़ादी चाहिए, अपना मुल्क चाहिए, हिंदुओं को अलग मुल्क चाहिए, मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए। इसी तरीके से ये बात थी। तो आगे देखें कि The Lahore Resolution was a significant milestone in the history of the Pakistan movement, which ultimately led to the creation of Pakistan on August 14, 1947। मतलब कि जो लाहौर रेजोल्यूशन है वो बहुत ही अहम इसका किरदार रहा, एक किस्म का बहुत ही अहम था हिस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान बनने की हिस्ट्री के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन एक बहुत ही अहम इसने किरदार अदा किया, विच अल्टीमेटली लीड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आखिरकार हमें लेके गया पाकिस्तान बनने तक। और फिर पाकिस्तान बन गया अगस्त 14, 1947 को, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये था। क्वेश्चन पेपर सेंड करो CSS के जो पास्ट में आए हैं, मैं आपको आंसर लिख कर सेंड करता हूँ, कमेंट करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर चीज़ फ्री है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।